गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने एसेंट क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का 8 क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर से मैंने निकाला हुआ है। इसका क्वेश्चन आंसर्स जो 2026 में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं फिजिक्स में से। मैं एक एक करके बताऊंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। इसको इंग्लिश में करते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, आंसर, किसी वस्तु का चित्र असल आकार से कितना बड़ा या छोटा दिखता है इसे आवर्धन कहते हैं या मैग्निफिकेशन कहते हैं। डेफिनेशंस को सिंपल भाषा में, किसी वस्तु की बनाई गई छवि, किसी भी वस्तु की, कोई भी हो सकता है, इसका आकार और वास्तविक वस्तु के आकार के अनुपात को मैग्निफिकेशंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हो गया ये। आप कहीं भी जाते हो या आप ही हो, आपका जो छवि बनता है ना, उसको आकार और वास्तविक वस्तु के आकार को, अनुपात को मैग्निफिकेशंस कहते हैं। किसी भी वस्तु को आप निकाल लोगे उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल लेंस को अवतारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल लेंस को अवतारी लेंस क्यों कहते हैं, आंसर्स, अवतल लेंस को अवतारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है या डाइवर्स करता है। इंग्लिश में इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। इसके कारण बताता हूँ। अवतल लेंस कारणों के बाहर ओर फैलता है, बाहर की ओर फैलता है। जब समांतर प्रकाश किरणें अवतल लेंस से गुजरती है तो वो बाहर की ओर फैल जाती है, यानी विचलित हो जाती है। जैसे हम कोई भी समांतर मतलब सामान्य प्रकाश किरणें, जैसे लाइट हो गया या मतलब सूर्य का किरण हो गया, मतलब अवतल लेंस, जो अवतल लेंस है, एक लेंस अवतल लेंस है, उससे जो गुजरेगी ना, उससे गुजरेगी, उससे गुजर उसे गुजरती है, वो बाहर की ओर फैल जाती है। मतलब जैसे ही गुजरेगी तो बाहर की ओर फैल जाएगी, यानी विचलित हो जाती है। इस फैलाव को डाइवर्जेंस विचलित कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डाइवर्जेंस विचलित कहते हैं। इसे डाइवर्जिंग लेंस या अवतारी लेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको। आंसर है इसका पार्श्विक विस्थापन का, बता देता हूँ मैं। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच की, मिट्टी और ग्लास से होकर गुजरती है, जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, किसी भी ग्लास से प्रकाश गुजरती है तो अपनी मूल दिशा के समांतर रहते हुए थोड़ा बगल की ओर खिसक जाती है। इस बगल की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब मैं इसको सिंपल भाषा में बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कोई ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, कांच वाली ग्लास, उस पे जो प्रकाश की किरण पड़ेगी तो जो प्रकाश की किरण है वो क्या होगा, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए इसको हम बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। उसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। सिंपल भाषा में बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कोई कांच का ग्लास है, इसके ऊपर जो लाइट पड़ेगा, मतलब जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा वो लाइट, दूसरी ओर से देखोगे आप तो। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। प्रवेश करते समय अपवर्तन, बाहर निकलते समय अपवर्तन। जैसे ये देखो, ये है ना, ये डायग्राम, ये आपने जब भी आप आंसर लिखोगे तो ये प्लीज़, ये डायग्राम प्लीज़ रिवाइज कर लेना। और ये डायग्राम आप बनाओगे तो इसमें से अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें से जो 2 मार्क्स है, जो 2 मार्क्स का है, वो पक्का मिल जाएगा आपका। अगर डेफिनेशन थोड़ा गलत भी होता है ना,
तो डायग्राम देख के आपको मार्क्स मिल जाता है। इसलिए कभी भी आप एग्ज़ाम में जाते हो तो प्लीज़ डायग्राम फिलअप करके आया करो, या कोई भी टेस्ट देते हो तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रही है, विद्युत धारा की परिबलता की परिभाषा दे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा की परिबलता की परिभाषा दे। इसका आंसर होगा, विद्युत धारा की परिबलता किसी चालक के अनुप्रस्थ कट या क्रॉस सेक्शन से प्रति सेकेंड पर वाहित होने वाला विद्युत अवशेष की मात्रा को विद्युत धारा की परिबलता कहते हैं। जैसे किसी चालक, जैसे कोई करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस सेक्शन से प्रति सेकेंड परिवाहित मतलब गुजर रहा हो, मतलब परिवाहित माना गुजर रहा हो, होने वाली विद्युत अवशेष की मात्रा को विद्युत धारा की परिबलता कहते हैं। इसको थोड़ा इजी वर्ड में मैं समझा देता हूँ, इजी वर्ड में समझाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा इजी वर्ड में है। किसी बिंदु से 1 सेकेंड में जितना कुल आवेश गुजरता है उसी तेज की धारा को परिबलता कहते हैं। इसका फॉर्मूला है जैसे I इजकल टू Q/T। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला है, इसको I बराबर Q/T बोलेंगे हम। Q का मतलब होता है कुल आवेश कूलाम में, और T का मतलब होता है समय सेकेंड में, विद्युत धारा की परिबलता में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है। जो विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव है, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, विद्युत धारा की हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव निम्न मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। मैं बता देता हूँ एक एक करके। जो पहला है, चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को हाफ वर्ड में मतलब शॉर्ट फॉर्म में आर भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम आर भी बोल सकते हैं। जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, मतलब जितना अधिक प्रतिरोध रेजिस्टेंस होगा उतनी अधिक इसका हीटिंग उत्पन्न होगी। ठीक है, इसका उदाहरण हम पे चलते हैं। उदाहरण क्या बोल रहे हैं, जैसे पतला तार मोटे तार की तुलना में अधिक गर्म होता है। जैसे कोई भी विद्युत धारा गुजर रहा हो, मैं आपको अपने छोटे से एग्जाम्पल में बता देता हूँ सिंपल वर्ड में। जैसे एक कोई कंडक्टर है, अब कंडक्टर से जो पतली वाली है और मोटी है, तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है मतलब, और वहाँ पे हम ज़्यादा की वजह से कम वाले कंडक्टर यूज़ करेंगे। अब कम वाले कंडक्टर जो होगा, कम क्वांटिटी वाले कंडक्टर हम अगर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, और ज़्यादा हीटिंग मतलब करंट ज़्यादा उससे गुजर रही होती है, तो उसमें क्या होगा तो वो हीटिंग करेगा, मतलब पतला तार मोटे तार की तुलना में अधिक गर्म होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल, धारा की तीव्रता मतलब धारा की स्पीड, करंट 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 को हम शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हम करंट को आई भी बोल सकते हैं, ये करंट को आई भी बोल सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। अब एग्जाम्पल दे रहा है, इसका बता रहा है, धारा जितनी अधिक होगी उतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, मतलब जो करंट जितनी ज़्यादा होगी उसमें हीटिंग ज़्यादा उत्पन्न करेगी। ऊष्मा पर निर्भर अब बोल रहा है कि ऊष्मा पर निर्भर करती है, यानी धारा का प्रभाव दुगुना नहीं चौगुना बढ़ता है। ठीक है, जो इसका इफेक्ट जो है हीटिंग का ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल पॉइंट बोल रहा है कि धारा प्रभावित होने का समय, टाइम को शॉर्ट फॉर्म में हम टी भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टी भी बोलेंगे। इसको टी बोलेंगे। धारा जितने अधिक समय तक बहती है उतनी अधिक गर्मी पैदा होती है, मतलब जितना देर तक उसमें करंट
बहेगी, मतलब उतना ही अधिक गर्म पैदा होती है, मतलब हीटिंग करेगी इसकी। इसका फॉर्मूला है जैसे सारांश सूत्र जूल का लॉ का जो है सूत्र H=I²RT, इसका ये फॉर्मूला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल आपको विद एग्जाम्पल और डेफिनेशंस पक्का ये फिजिक्स में आ सकता है, 2 नंबर 5 नंबर का, सो आप याद कर लीजिएगा ये। अब इसका सूत्र है नॉर्मल, इसका सूत्र मैं बता दूँ, H=I²RT, H=I²RT, उत्पन्न उष्मा, धारा, प्रतिरोध, समय। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या पूछ रही है ये, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा किसे कहते हैं? अब आंसर क्या बोल रही है, जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे आगे जाके या साइंस लेके पढ़ोगे तो ये फिजिक्स में बहुत इजी वे में, और मतलब इसके बारे में बहुत डेफिनेशंस आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में। आप मशीन्स पढ़ोगे, मशीन्स में भी बहुत सारे इसके कोयल्स, इंडक्शंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारा ही आ जाएगा आपको। ये बहुत इजी वे है ये, अभी से जो पढ़ोगे आगे जाके अगर साइंस लेते हो आप तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब चलते हैं हम डेफिनेशंस पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की वह प्रक्रिया है जिसमें चालक में विद्युत वाहक बल ईएमएफ या धारा उत्पन्न होती है। मतलब ये बोल रहा है कि जो चुंबकीय है वो जो प्रक्रिया है उसमें जो चालक होता है उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती है चुंबकीय वेव में जब वो इंडक्ट करता है, मतलब घूमता है, इंडक्शन होता है। ठीक है, ये चुंबकीय परिवर्तन किया जाए या चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गति दी जाए। अब सरल शब्दों में हम बताते हैं, जब किसी तार कुंडली या चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो उस तार में अपने आप धारा पैदा हो जाती है, इसे ही विद्युत प्रेरणा कहते हैं, उसे हम विद्युत प्रेरणा कहते हैं। फेराडे, फ्राइडे का नियम, फ्राइडे का रूल। अब फ्राइडे का रूल बताऊंगा मैं। व्हाट इज फ्राइडे? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। मतलब कि बोल रहा है कि फ्राइडे नियम में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब जितना चेंज में अधिक होगा, मतलब परिवर्तन होगा, जितना बदलेगा उतना ही अधिक प्रतिरोध धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है, चुंबक को किसी कुंडली के पास तेजी से लाने या दूर ले जाने पर तार में धारा उत्पन्न होना, जैसे जनरेटर में बिजली इस सिद्धांत पर बनती है। ठीक है, जैसे कोई भी चुंबक अगर कुंडली के पास तेजी से लाने या दूर ले जाने पर तार में उत्पन्न धारा होना जनरेटर में बिजली के जैसे सिद्धांत बनती है। ठीक है, जनरेटर होता है उसमें मोटर लगी होती है, जब रोटेट होता है वो तो उसमें जो जितना स्पीड वो मैग्नेटिक करेगा, मतलब कि चुंबकीय है, चुंबकीय में क्या होगा, अगर जल्द जितना ज़्यादा स्पीड में वो रोटेट करेगी उतना ही धारा उत्पन्न होता है, उतना ही बिजली उत्पन्न करेगी ये करंट, जैसे जनरेटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखे, मतलब राइट हैंड थंब रूल, इसको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बोल रहा है ये। अब आंसर पे चलते, क्या बोल रही है, आंसर है ये, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो राइट हैंड रूल है वो दिशा बताने के लिए उपयोग किया जाता है, जो मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल है, और किसी भी दिशा बताने के लिए वो यूज़ किया जाता है। अब नियम पे चलते हैं। नियम बोल रहा है, यदि आप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे, मतलब जहाँ से विद्युत धारा दिशा है उधर रखेंगे, तो अपनी मुड़ी हुई उंगलियां उस तार के चारों ओर बनाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। मतलब ये बोल रहा है कि यदि आप जैसे जिस तरह से मुड़ी हुई उंगलियां है उस दिशा में अगर रखते हैं
तो उस तार के चारों ओर जो बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या बताएगी, वो दिशा बताएगी। क्या बताएगी, वो दिशा बताएगी। ठीक है दोस्तों। अब सरल शब्दों में, जैसे अंगूठा, धारा की दिशा, उंगलियां, चुंबकीय क्षेत्र की सर्कुलर फील्ड लाइन। एग्जाम्पल, यदि सीधी तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है तो दाहिने हाथ का अंगूठा ऊपर रखें, उंगलियां घड़ी की दिशा के विपरीत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ये देखो दिखा देता हूं मैं, तस्वीर भी है ये। जैसे इस साइड आप बी साइड रखोगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड है, लेफ्ट साइड। अब राइट साइड क्या है, चालक में दिशा की धारा, ये थंब जो है ये राइट साइड बी साइड है। तो अब क्या बताएगी, ये दिशा की चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा बताएगी, जो उंगली है, कितना धारा, यदि धारा उत्पन्न हो रही है तो। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? तो क्या है ये, ऊर्जा का अच्छा स्रोत वो होता है जो कम खर्चा में कम नुकसान के साथ अधिक उपयोगी ऊर्जा प्रदान करे। जैसे मतलब ऊर्जा गुड मतलब कि जो अच्छा ऊर्जा स्रोत है, क्या है वो, कम खर्चा में, मतलब कम खर्चा में कम नुकसान के साथ, मतलब अधिक यूजफुल या उपयोगी ऊर्जा प्रदान करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अच्छा ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। जैसे बिना कठिनाई के प्राप्त किया जा सके, सस्ता हो, जैसे सस्ता हो, बिना आसानी से उपलब्ध हो, जिसे उपयोग में अधिक खर्चा ना आए। एलपीजी, सीएनजी, ये सब आएगा। धुआं प्रदूषण या हानिकारक गैस से कम निकाले, पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, लंबे समय तक खत्म न होने वाला, सौर और ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो। उदाहरण उदाहरण जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, बिजली, एलपीजी, ये सब क्या है, ऊर्जा है। सोलर ऊर्जा, ये सब कम, मतलब कि कम खपत में और कम नुकसान में बहुत यूजफुल है ये। बायोगैस, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब सारे ही है। फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपको आगे भी 100 में से 100 क्वेश्चंस आते रहेंगे हर सब्जेक्ट का। अब जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।